हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैथ का जितना भी मैंने बहुविकल्पी प्रश्न बनाया था उसमें से 18 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। उसी तरह से आप 25 तारीख को कला का पेपर देने जाएंगे और मैं आलेखन कला से कम 30 से 35 और उसके बाद से प्राविधिक कला से 30 से 35 प्रश्न आपको दूंगा और आपको 100% 30-35 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चन आपके बोर्ड में छप जाएंगे। तो आइए देखते हैं आलेखन कला का पहला सवाल है, कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं। तो देखिए 9H की जो पेंसिल होती है ना वो सबसे हल्की पेंसिल होती है, लेकिन सामान्यतः हम 2H पे ही लगाएंगे क्योंकि हर जगह 2H ही दे रहा है। बहुत सारे सर्चेस मैंने किया है तो वहां पे 2H ही मिल रहा है। ठीक है, आगे देखिए, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए। तो फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए हमेशा 2 नंबर के जो ब्रश होते हैं उसका यूज करना चाहिए। 2 नंबर का जो ब्रश होता है वो पतला होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि हमें हल्की रेखा बनानी होती है। आगे दिया, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। तो 2B पेंसिल जो होती है बाबू, 2B पेंसिल से बनाई गई जो रेखा होती है वह अधिक काली होती है। ठीक है, कर अब बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो बनावट की दृष्टि से आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अलंकारिक और एक होता है प्राकृतिक और एक होता है ज्यामितीय और चौथा होता है सूक्ष्म। तो इस तरह से 4 प्रकार के होते हैं आलेखन। इनमें से शीतल रंग कौन सा है। तो देखिए बाबू, शीतल रंग कौन कौन से होते हैं। हरा शीतल रंग होता है, नीला होता है, हरा होता है और धानी होता है। ये सब शीतल रंग में आते हैं। यहाँ का हरा, नीला, ये धानी, ये सब शीतल रंग होते हैं। और जो गर्म रंग होते हैं, उष्ण रंग होते हैं, वह लाल और क्या होता है, नारंगी और पीला होता है। ठीक है, तो इसमें से दिया शीतल रंग कौन सा है, ठंडा रंग कौन सा है। तो हरा जो है वह क्या है, ठंडा रंग है। ठीक है, और अगला प्रश्न दे रहा है, इनमें से कौन सा रंग गर्म है। गर्म का मतलब होता है उष्ण रंग। ठीक है, तो उष्ण रंग कौन सा है, लाल रंग। लाल जो होता है वह उष्ण रंग होता है। ठीक है, लाल होता है, नारंगी होता है, पीला होता है, ये सारे उष्ण रंग में आते हैं। हरा, नीला, धानी ये सब हमारे ठंडा रंग में आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है। तो द्वितीयक रंग आपका नारंगी होगा क्योंकि लाल, पीला और नीला ये तीनों प्राथमिक रंग होते हैं। प्राथमिक रंग 3 होते हैं, लाल, पीला और नीला, ये सभी प्राथमिक रंग हैं और द्वितीयक रंग होता है नारंगी। ठीक है, ये बात समझ में आया। चलते हैं 8वां प्रश्न पे। सवाल कह रहा है, वस्त्र पर डिजाइन करना किस माध्यम से ठीक होगा। मतलब किस रंग से डिजाइन वस्त्र पे किया जाना चाहिए। दिया है तेल रंग, पेस्टल रंग, एक्रिलिक रंग और इनमें से कोई नहीं, नन। ठीक है, तो किस रंग से हम अगर वस्त्र पे डिजाइन करेंगे तो अच्छा माना जाएगा, अच्छा लगेगा। तो ये होता है एक्रिलिक रंग। क्या होता है, एक्रिलिक। तो ऑप्शन नंबर ग हमारा क्या है, सही है। ठीक है, अगला सवाल दिया है 9वां, किस नंबर की तुलिका से बनने वाली पतली रेखा अच्छी बनेगी। तो जो 1 नंबर की तुलिका होती है उससे पतली रेखा एकदम अच्छी बनती है। ठीक है, तो 1 नंबर की। तीसरा प्रश्न देखिए, लाल रंग का पूरक रंग कौन सा है। तो लाल रंग का पूरक रंग हमारा हरा होता है। ठीक है, कह रहा है इनमें से कौन सा उदासीन रंग है। तो उदासीन रंग आपका काला है इनमें से, तो काला पे टिक लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग सही है। कह रहा आसमानी का विरोधी रंग कौन सा होता है, नारंगी, हरा, काला या पीला। तो नारंगी रंग जो होता है वो आसमानी का विरोधी रंग होता है। अगला सवाल इसी तरह का है कि लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है। तो जो समुद्री हरा रंग होता है वह लाल रंग का विरोधी रंग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल है, पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं, अस्थाई, अस्थाई, चमकीले या धुंधले। तो ये जो पेस्टल रंग होते हैं वह धुंधले होते हैं। कैसे होते हैं, धुंधले होते हैं। ठीक है, मुख्य रंग कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रंग यानी कि मुख्य रंग को ही प्राथमिक रंग के नाम से भी जाना जाता है। तो मुख्य रंग कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रंग। मुख्य रंग हमारे 3 प्रकार के होते हैं।
ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? तो ओस्टवाल्ड चक्र में आपके 8 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 8। करेक्ट। तटस्थ रंग कौन से हैं? तो तटस्थ रंग जो होते हैं वह सफ़ेद और काला होते हैं। सफ़ेद और काला तटस्थ रंग होते हैं, और सफ़ेद का विरोधी कलर काला होता है और काला का विरोधी कलर सफ़ेद भी होता है। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। कर प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? तो प्राथमिक अथवा मुख्य रंग लाल, नीला, पीला, ये देखिए 3 हैं प्राथमिक या मुख्य रंग। यहाँ पर मैंने बताया है कि मुख्य रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। वही ये 3 रंग है, लाल, नीला और पीला। ये तीनों क्या होता है? प्राथमिक रंग होते हैं। ठीक है। करा कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? जल रंग, तेल रंग, एक्रिलिक रंग और पेस्टल रंग। तो जो तेल रंग होते हैं बाबू, उनका जो माध्यम होता है वह कैसा होता है? पारदर्शी। समझ में आया? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। 20वां सवाल देखिए, लिख रहा है सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है? तो अभी इसके पहले जस्ट आया था कि सफ़ेद का विरोधी रंग कौन होता है? काला। और काले का विरोधी रंग सफ़ेद। दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो सफ़ेद का काला और काले का क्या हो जाएगा? सफ़ेद। ठीक है। लाल रंग में नीला रंग मिलाने पे कौन सा रंग बनता है? तो लाल में आप नीला मिला के खुद से भी देख लीजिएगा, बैगनी रंग प्राप्त होता है। ठीक है। आसमानी गलत मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि लाल में नीला मिलाने पे आसमानी, ऐसा प्रतीत होता है। जब तक आप मिलाएंगे नहीं, कन्फर्म नहीं होगा। मिला के जरूर देख लेंगे, बैगनी रंग प्राप्त होता है। ठीक है। कर पीले रंग में लाल रंग मिलाने पे कौन सा रंग बनता है? ठीक है। पीले में लाल रंग, अगर एक भाग लाल का और 2 भाग पीले का लिया जाए तो हमेशा लाल में पीला मिलाने पे हमेशा और हमेशा आपको नारंगी कलर मिलेगा। ठीक है। समझ में आ रहा है? कह रहा द्वितीयक रंग कितने होते हैं? द्वितीयक रंग कितने होते हैं बाबू? 3। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? पीले रंग का विरोधी रंग सफ़ेद, हरा, धानी या नीला? तो पीले रंग का जो विरोधी रंग होता है वह होता है नीला। ठीक है। नीला जो होता है वह पीले रंग का क्या होता है? विरोधी होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? बच्चा बच्चा जानते हैं, आप सब लोग जानते होंगे। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। उनको आप जानते हैं, विबग्योर से लिखा जाता है। कैसे? VIBGYOR, विबग्योर। V से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये क्या होता है? ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर होते हैं। ठीक है। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 26वां देखिए, कला शब्द किस भाषा का है? किस भाषा का कला शब्द है? जो शब्द कला है वह किस भाषा का है? तो देखने में हमें हिंदी लगता है, लेकिन हिंदी होता नहीं है। ठीक है। यह जो कला शब्द है यह संस्कृत का है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ख ये सही हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, अगला प्रश्न, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? तो छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए केंद्रीय आलेखन उपयुक्त माना जाता है। केंद्रीय आलेखन, ये दिया कोने का आलेखन, किनारी आलेखन और निम्न में से कोई नहीं, नन। तो हमारा क्या हो जाएगा? केंद्रीय आलेखन। ये ऑप्शन क सही है। कह रहा आलेखन का सर्वप्रथम महत्व क्या है? वस्तु को आकर्षक बनाना, वस्तु को कीमती बनाना, वस्तु को टिकाऊ बनाना या वस्तु को उपयोगी बनाना? तो हमारा जो प्राथमिक महत्व है, सर्वप्रथम जो महत्व है वह महत्व है कि वस्तु को कैसा बनाना? आकर्षक बनाना। तो ऑप्शन नंबर क हमारा सही हो जाएगा कि आलेखन का सर्वप्रथम महत्व क्या है? वस्तु को आकर्षक बनाना। ठीक है। अगर आप फूल, पत्तियों और कलियों के संयोजन से बना आलेखन होता है, कैसा आलेखन होता है? प्राकृतिक होता है, अलंकारिक होता है, ज्यामिति होता है, सूक्ष्म होता है? तो आप खुद सोचिए, फूल, पत्ती और कलियां प्रकृति ने दिया है, तो इसलिए मानेंगे कि यह क्या है? प्राकृतिक संयोजन है, प्राकृतिक। ठीक है ना, प्राकृतिक आलेखन होगा इसका आंसर। कह रहा सूक्ष्म आलेखन की रचना किस प्रकार के आलेखनों के मिश्रण से होती है? तो आलेखन 4 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, अलंकारिक, ज्यामिति और सूक्ष्म। तो जो सूक्ष्म होता है इन्हीं तीनों आलेखनों से मिलकर एक चौथा प्रकार बनता है। जब प्राकृतिक आलेखन, अलंकारिक और ज्यामिति तीनों आलेखन आपस में मिलते हैं तो सूक्ष्म आलेखन का निर्माण करते हैं, रचना करते हैं। तो ये तीनों होगा, तीनों। ठीक है, समझ में आया? देखिए, प्राविधिक कला से भी 20 क्वेश्चन होंगे, तो आपको क्या करना है? या तो प्राविधिक करना है
और या तो आलेखन कला करना है, कोई एक चूज करना है। लेकिन प्राविधिक कला मैथ के बच्चों के लिए काफ़ी आसान होता है, ठीक है। आप देखते ही सारे आंसर बता देंगे, तो मैथ वाले बच्चे कोशिश करेंगे प्राविधिक करने के लिए। देखिए दे रहा है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं, ये चीजें आप जानते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि संपूर्ण कोण होता है, तो संपूर्ण कोण क्या होता है, संपूर्ण कोण एक बिंदु पे ये जो कोण होता है पूरा घूम के चला होता है, ये संपूर्ण कोण होता है, जो कितने अंश का होता है 360 अंश का, तो 360 अंश। केवल संपूर्ण कोण ही नहीं, कभी कभी पूछ देगा समकोण कितने अंश का होता है, न्यून कोण कितने अंश का होता है। मैं आपको सारी चीजें एक साथ बता देता हूँ। जैसे अगर कोण 90 अंश का है बाबू, अगर 90 अंश का कोण है तो इसे आप समकोण कहेंगे, क्या कहेंगे, समकोण, ठीक है। अगर 90 से अधिक है, 90 से अधिक, 90 से अधिक है लेकिन 180 से कम है, 90 से अधिक किंतु 180 से कम हो, तो ऐसे कोणों को कहते हैं अधिक कोण। क्या कहते हैं, अधिक कोण, ठीक है। अगर 90 अंश से कम कोण है, 90 से कम, अगर 90 से कम है तो इसे बोलते हैं बाबू न्यून कोण। क्या बोलते हैं, न्यून कोण। अगर कोण 180 अंश का हो गया तो 180 अंश के कोण को सरल कोण बोलते हैं, और इसी का दूसरा नाम होता है ऋजु कोण। ऋजु कोण के नाम से भी जाना जाता है, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अगर 180 से बड़ा हो गया, 180 से बड़ा, लेकिन 180 से बड़ा कहाँ तक, 360 से छोटा होना चाहिए, 360 से छोटा। 180 से बड़ा किंतु 360 अंश से छोटे कोण होंगे तो ऐसे कोण को कहते हैं बृहत कोण। क्या बोलते हैं, बृहत कोण, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। और जब कोण 360 अंश का हो जाए तो 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण। तो कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। 90 अंश का है तो समकोण, और 90 से कम है तो न्यून कोण। 90 से अधिक है लेकिन 180 से कम है तो अधिक कोण, और 180 अंश का हो जाएगा तो सरल कोण या ऋज कोण कहेंगे। लेकिन 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा तो बृहत कोण कहेंगे, और 360 अंश के कोण को क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण कहेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया संपूर्ण कोण कितने का होता है, तो संपूर्ण कोण जो होता है वह 360 अंश का होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए समकोण भी दे दिया, समकोण कितने अंश का होता है, तो समकोण कितने अंश का होता है, यहाँ पे देखेंगे समकोण 90 अंश का होता है, तो 90 अंश पे लगा देंगे। माफ कीजिएगा, समकोण कितने अंश का होता है, ये 90 अंश, ठीक है। आगे देखिए वर्ग का प्रत्येक कोण होता है। प्रत्येक कोण का मतलब होता है, प्रत्येक का मतलब एक 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 एक, 4 कोण होते हैं, तो प्रत्येक एक कोण का वो मान पूछना चाहता है। तो वर्ग में एक कोण का मान कितना होता है, 90 अंश। बहुत सारे बच्चे जोड़ के वर्ग का प्रत्येक कोण कहते हैं 360 अंश। से प्रत्येक नहीं हुआ, ये टोटल हुआ, कुल कोण, कुल अंतः कोणों का योग हुआ 360, ठीक है। तो हम केवल 90 पे लगाएंगे। अगर प्रत्येक शब्द नाम ले लिया तो प्रत्येक मतलब एक, ठीक है। 1 + 1 प्रत्येक होता है, तो यानी कि प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 90, यानी कि चारों कोण 90-90 के रहे होंगे। कह रहा है एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, तो आंतरिक कोण 4 होते हैं, और चारों कितने के होते हैं, 90। तो 9 चौको 36, यानी कि टोटल कितना हो गया, 360। केवल वर्ग ही नहीं, चाहे वो आयत हो, चाहे समलंब, कोई भी चतुर्भुज हो, कोई भी चतुर्भुज, तो उसके सभी कोणों का योग जो होता है, सभी अंतः कोणों का जो योग होता है, चारों अंतः कोणों का योग हमेशा 360 अंश होता है। चाहे वर्ग हो, चाहे आयत हो, चाहे समांतर चतुर्भुज हो, समचतुर्भुज हो, कोई भी चतुर्भुज आ जाए। कह रहा कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। ये तो प्राविधिक में भी था, माफ कीजिएगा, ये आलेखन में भी हम अभी आया था। तो कौन सी, 2B जो पेंसिल होती है उससे जब रेखा बनाई जाती है तो अधिक काली होती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। और अगला देखते हैं 7वां प्रश्न। देखिए ध्यान दीजिए, 7वां बोल रहा है कि वर्ग की चारों भुजाओं की माप होती है। तो वर्ग क्या होता है, वर्ग क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, और प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। ऐसी आकृति को वर्ग कहते हैं। तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर। पहला ऑप्शन दिया है, चारों भुजा बराबर, ठीक है। कह रहा बड़ी छोटी होती है, नहीं होती है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर है। हालांकि सभी वर्ग आयत होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर चारों भुजा बराबर दिया तो यही ऑप्शन सही है। उसके बाद से क्या है, नन है। मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है 0। मापनी में सबसे पहले कौन सा लिया जाता है भाग, 0।
कह रहा है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ये सब लोग जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब आपसे पूछ दे 1 मीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बनाता हूँ। पहले होता है मिलीमीटर, उसके बाद से होता है सेंटीमीटर, मिली सेंटी, उसके बाद से होता है डेसीमीटर, और उसके बाद से होता है मीटर। मिली सेंटी डेसीमीटर, उसके बाद से होता है डेकामीटर, उसके बाद से होता है हेक्टोमीटर, उसके बाद से होता है किलोमीटर। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ऐसे चलता है। और सबके बीच 10 का गैप होता है। कितने का होता है? 10 का। 10 का सबके बीच गैप होता है, ठीक है। अगर देखिए सीधा चलेंगे इधर से इधर, जैसे हम लिखते हैं तो ऐसे सीधा चलते हैं। तो अगर सीधा चलेंगे, ठीक है, तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और जब उल्टा चलेंगे ऐसे इधर से इधर, अगर मान लीजिए एम में कितने मीटर होते हैं या एम में कितने सेंटीमीटर होते हैं, अगर उल्टा ऐसे पूछेगा तो हम भाग करेंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर पूछे कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो हम कहाँ जा रहे हैं? सेंटीमीटर से मिलीमीटर क्यों जा रहे हैं? नहीं, सीधा जा रहे हैं। तो कितने होते हैं? 10। अगर वही पूछ ले 1 डेकामीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 2 10 फांगना पड़ रहा है ना, तो 10 दहा में कितना हो गया? 100, ठीक है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर से कहाँ जाना है? सेंटीमीटर। लेकिन मीटर से सेंटीमीटर जाने तक कितने 10 आए? 2 10, यानी कि 10 दहा में 100। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो ये अगर आपको याद है तो आप पूरा निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो हमको कहाँ जाना है? मीटर से डेसीमीटर तक जाना है, मीटर से डेसीमीटर तक। तो कितना 1 मीटर में कितने डेसीमीटर? तो 10 डेसीमीटर हो गए। ये बात समझ में आ रहा है। लेकिन यही चीज अगर उल्टा पूछे कि अगर 1 एम में कितने सेंटीमीटर होते हैं, इधर से इधर पूछ रहा है, तो आप 10 नहीं कहेंगे, तब क्या बोलेंगे? 1/10 बोलेंगे। बस यही फर्क है। अगर 1 एम में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो एम से डेसीमीटर जाएंगे कितना? 10 दहा में 100, लेकिन 100 नहीं बोलेंगे, कितना बोलेंगे? 1/100, क्योंकि हम उल्टा चले। तो यहाँ से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। ये चीजें मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, यहाँ से 10-10 का फर्क होता है। इससे प्रश्न आते हैं, ठीक है। आगे देखिए दिया है रेखा किसे कहते हैं बाबू? तो रेखा क्या है? 2 बिंदुओं के बीच की जो दूरी है उसी को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। यहाँ ऑप्शन ये दिया, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं, ठीक है। कह रहा निम्न में से कौन सा अधिक कोण है? तो अधिक कोण मैं आपको अभी बताया हूं कि अधिक कोण हमेशा क्या होता है? 90 से अधिक होता है, किंतु 180 से क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ दिया 90 से अधिक, 90 से बड़ा, किंतु 180 से कम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? सही है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समबाहु त्रिभुज हम सब जानते हैं कि एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती हैं। ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके प्रत्येक कोण 60 अंश भी होते हैं। तो ऑप्शन में दिया इसके तीनों भुजाओं के अंतः कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी कि प्रत्येक कितने डिग्री का होता है? 60 अंश का। और भुजाओं को लेकर चले तो प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ कोण की बात कर रहा है कि कोण भी बराबर होते हैं। हाँ, कोण भी बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कह रहे हैं 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? तो अभी अभी मैं जस्ट बताया हूँ, इसके पीछे आपने देखा होगा पूरा कोण बताया हूँ, 6 प्रकार के कोण। तो 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? सरल कोण या रिज कोण, इसी का नाम है स्ट्रेट एंगल, ठीक है। आगे कह रहा है 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? देखिए वो सवाल आ गया जो मैं अभी कुछ जस्ट बताया हूँ कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होता है? तो मिली सेंटी डेसी, सेंटी डेसी, सेंटी डेसी डायरेक्ट है, 10 का अंतर पड़ेगा। तो सेंटी डेसी, डेसी से सेंटी पूछ रहा है। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटी होते हैं? तो सेंटीमीटर कितने होते हैं? जैसे मिली सेंटी, उसके बाद से क्या होता है? डेसीमीटर। तो कह रहा है 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर? तो 10 का फासला है, तो 10 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। समझ में आया?